पत्रकारिता से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो काशी में आपने कई पत्रकारों के साथ काम किया और कई पत्रकार ऐसे हैं जो बहुत पहले यहाँ पे उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त किया और बड़ा नाम पत्रकारिता में किया। उनके बारे में जो आपने एक रिसर्च किया और उनके बारे में, उनके पत्रकारिता के बारे में, तो जैसे डॉक्टर सत्यनारायण जी, इष्टदत्त शास्त्री जी, ये इस तरह के कई पत्रकार बनारस में रहे। तो इन ये नई पीढ़ी, कम से कम आज की पीढ़ी, नई पीढ़ी आने वाली, इनके बारे में जाने, इनके बारे में जो आपका शोध है लगातार चल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पत्रकार इस समय वर्तमान में हैं, युवा पीढ़ी है, युवा पत्रकार हैं, या आने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें इनके बारे में जानना चाहिए। और ये शोध जो आप कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नलिज्म में शोध है। इसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? जिन लोगों से के साथ मैंने काम किया, जी। अगर एक नाम मुझे लेना होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो वो है बाबू दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह, पुराने लोग जो हैं बचे हुए, वो तो दूधनाथ सिंह जी को जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो है बाबू दूधनाथ सिंह को शायद भूल चुकी है। जितनी गंभीर जानकारी उनकी थी विभिन्न विषयों की, ऐसे कम पत्रकार हमने देखे। काम से काम 5 घंटा उस समय का जो काम करने का तरीका था और अखबार जैसे बनता रहा, 5 घंटा वो ठीक समय पर आप आते रहे, आ करके चपरासी से चाय मंगवाते रहे, सबको चाय पिलवाते रहे जो उनके टेबल पर लोग हैं, और फिर उसके बाद वो जो सर झुका करके और तारों की जो समाचार जो जगह से अलग अलग सोर्स से उसको छांटना शुरू करते रहे, और उसके बाद वो लिखना और अपने सहयोगियों को समाचार देना और उसका अनुवाद कराना या उसको बनवाना, और उसके बाद 5 घंटा तक निरंतर वो काम करते रहते थे। और 5 घंटे के बाद जब 1 घंटा रह जाए तब वो उठते रहे, जा रहे हैं कि अब पेज में कब कराने, अगर कुछ और आए तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जानकारी अद्भुत, साइंस यानी विज्ञान से लेकर के, अर्थशास्त्र से लेकर के समाज विज्ञान, ये जो आज की राजनीतिक स्थिति उस समय की थी, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी। मन श्रद्धा से झुक जाता रहा, और कोई फालतू बात नहीं, कोई काम नहीं। लगता रहा कि ये एक साथ हम जैसे लोगों को 6 घंटा 5 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बाबू दूधनाथ सिंह उस समय भी इस ढंग से काम कर रहे थे। तो आज भी उनके प्रति हमारा श्रद्धा वैसे ही बरकरार है। हमसे पहले जो बनारस के बड़े पत्रकार हुए और जो नाम है, आपने 2 नाम गिनाया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर हमने लिखा है। तो 2 नाम आपने जो गिनाया, उसमें एक डॉक्टर सत्यनारायण। डॉक्टर सत्यनारायण बनारस में पत्रकारिता नहीं किए। सत्यनारायण जी की विशेषता है कि सत्यनारायण जी बिहार के सिवान नहीं, छपरा के पास एक मलखा चक है, मलखा चक के रहने वाले थे, और बचपन में किसी बात पर नाराज होकर के या घर से भाग करके यहाँ पढ़ने आए और पढ़ते रहे, और काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री किया, और उनके सहपाठियों में अलगूराय शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इन तब ये लोग थे। फिर यहाँ से उन्होंने सब पढ़ाई वढ़ाई करके, और फिर ये यहाँ से रूस गए, और मैक्सिम गोरकी के अंडर में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काम किया, रूस में जा। हाँ। और उसके बाद वो वहाँ से, अब वहाँ से कैसे ये, फिर वह पूरे यूरोप की यात्रा इन्होंने पैदल या साइकिल से की,
और इनका तमाम लेख उस समय के पत्र पत्रिकाओं में छपता रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ये द्वितीय विश्व युद्ध होने शुरू हुआ उसके पहले भारतीय हैं जिन्होंने वार रिपोर्टिंग की। 1935 में ये, आज उसको इथियोपिया कहते हैं, उस समय उसका नाम अबिसिनिया था। अबिसिनिया पर जब इटली ने हमला किया तो उसकी उसके युद्ध का समाचार संकलन करने के लिए स्विस प्रेस ने डॉक्टर सत्यनारायण को भेजा और डॉक्टर सत्यनारायण ने वहाँ वार रिपोर्टिंग की। और उसके बाद वो पहले भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने युद्ध संवाददाता के रूप में काम किया। फिर वो तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे, लगातार छपते रहे, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, जर्मन, वो सारी चीज़ें करते करते। लेकिन सबसे उनका महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य, हिंदी का यात्रा साहित्य जो है, जिसमें द्वितीय काल जो उसको माना जाता है कि गदाधर सिंह और पहले दौर के यात्रा साहित्य लिखने वाले लोग हैं, तो दूसरे दौर में डॉक्टर सत्यनारायण है। और इन्होंने इतना लिखा है यात्रा साहित्य, इतना लिखा है, इतनी किताबें हैं, लेकिन आज जो है हम उनको भूल चुके हैं। डॉक्टर सत्यनारायण पहली लोकसभा के सदस्य भी थे और ये स्विट्जरलैंड में हमारे, जब वहाँ पर दूतावास नहीं था तो प्रथम सचिव थे, फर्स्ट सेक्रेटरी। वो एक तरह से उस समय के वहाँ पर एम्बेसडर थे। तो ये सारा सब करते हुए भी, और खोजी का तो यह हालत था कि एक बार ये पटना में थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि सुभाष बाबू लापता हो गए। सत्यनारायण जी को परेशानी हुई कि सुभाष बाबू गए कहाँ, उनसे नहीं रहा गया, और वो उनके खोज में निकल पड़े कि कहाँ गए, कैसे गए, ये वो करते करते। और फिर जब वो उनका कि ताइवान में उनकी मृत्यु हुई है, तो वो उन पर एक किताब आई, मिस्ट्री ऑफ नेताजी। और उन्होंने कहा कि नहीं, ताइवान में नेताजी नहीं मरे। और वो अपने निजी विमान से एक विमान हायर किया, सिंगल सीटर, और वो ताइवान गए और वहां पर जाकर के उसकी स्थिति का आकलन किया। जब तिब्बत पर चीन का हमला हो रहा है, यानी तिब्बत में काम शुरू किया था, तिब्बत ने सड़कें बनवाना ये वो, तो उस पहली सूचना दे रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण, लेकिन हम उनको भूल गए। बताइए, हम उनको भूल गए हैं, हम उनके बारे में नहीं जानना चाहते। बिल्कुल है, हमारे अब वो हीरो नहीं है। हमारे हीरो तो अब बहुत से काल्पनिक लोग हैं, या जो आज राजनीति में महत्वपूर्ण जगहों पर हैं वो हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। दूसरा नाम आपने लिया ईशदत्त शास्त्री। ईशदत्त शास्त्री के पिता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं संस्कृत के अध्यापक थे या प्रधानाचार्य थे किसी संस्कृत पाठशाला में। लेकिन वो ईशदत्त शास्त्री 14-15 साल के थे तभी पिता का देहांत हो गया। ये मूलतः रहने वाले थे आजमगढ़ का उस समय के, और आज जो है वो आजमगढ़ से अलग होकर के जो बना है ना, मऊ जिले के, यानी आज के मऊ जिले के मूंग मास नामक एक गांव के। वो वहां से मूंग मास क्या करें वहां, तो वहां है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पढ़ने के लिए वो 15 साल की उम्र में बनारस आए, और करते कराते वो जो है यहाँ पर मध्यमा में उनका नाम लिखाया, क्योंकि पिता से और सब पढ़ ही चुके थे। तो यहाँ पर 15 साल के उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू किया और 15 साल बनारस में रहे। 30 साल, कुल उम्र उनकी 30 साल। लेकिन यहाँ पर संसार में काम किया। तमाम उनके जो लेख हैं वो अद्भुत हैं, और जो उनकी कविताएं हैं वो भी अद्भुत हैं।
अगर उनकी झांसी की रानी कविता देखी जाए, वो करीब करीब सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी के ही समय की है, कुछ शायद पहले की है। तो झांसी की रानी खंड काव्य है। सुभद्रा जी की जो है वो स्फुट है, अलग अलग वो है, लेकिन वो खंड काव्य है इनकी। उसकी वो अद्भुत है, वो उसको वो जो ओज है उसमें और जो प्रभाव पैदा करना चाहते हैं झांसी की रानी के माध्यम से, वो अद्भुत है। उसकी भाषा भी जो है हिंदुस्तानी है, उसमें हिंदी है, फारसी भी है, ये भी है, वो भी है, एकदम। लेकिन इतनी चलताऊ भाषा है कि हर आदमी को उसको पढ़ने से जोश समझ में मिलेगा। आ जाता लेकिन उनकी एक और है काव्य, प्रसाद, अरे सॉरी, कालिदास। कालिदास करीब 80-85 पेज की उनका एक पुस्तक खंड काव्य है। वो भी खंड काव्य क्या मैंने काव्य है पूरा। तो उसमें जो है प्रसाद कालिदास की वंदना है। लेकिन कालिदास, आप एक एक लाइन पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये कालिदास की वंदना की जा रही है, लेकिन कालिदास का कहीं नाम है। अंतिम 3-4 पेज जब बचते हैं तब वो कालिदास का पहली बार नाम आता है, एक ही बार, और उसके बाद कहीं कालिदास का नाम नहीं। लेकिन हर लाइन में आपको लगेगा कालिदास, ये तो कालिदास, ये तो कालिदास के बारे में है। और उसकी भाषा इतनी संस्कृत निष्ठ है, इतनी संस्कृत निष्ठ है कि उसको समझना भी भारी पड़ता है। तो महज 15 साल की उम्र में, 15 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में, वो उस आदमी ने 5-6 उसकी कविताओं की किताबें हैं। प्रताप विजय उनकी एक किताब है, जो संस्कृत में शायद आधुनिक विषयों पर पहली किताब मानी जाती है कि प्रताप पर, यानी राणा प्रताप पर लिखी गई। वो आज भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यमिक मध्यमा के कोर्स में है, संस्कृत में लिखी गई। तो हिंदी में भी, संस्कृत में भी। और अगर वो फारसी में लिख दिया जाए तो झांसी की रानी कहेंगे कि आप उर्दू में भी समान अधिकार से लिख रहा है। और उनकी विद्वत्ता का तो एक है कि जब संसार में काम कर रहे थे तो शायद संपूर्णानंद जी उस समय संपादक थे, तो एक लेख की जरूरत थी, तो लोगों ने ईश दत्त शास्त्री से कहा, उन्होंने लिख करके 2 घंटे में थमा दिया। संपूर्णानंद जी ने देखा तो उसमें एक श्लोक का उल्लेख था। तो संपूर्णानंद जी ने बुलाया कि भाई ये श्लोक कहाँ का है? तो ईश दत्त शास्त्री ने कह दिया कि फलानी उपनिषद का है। संपूर्णानंद जी देखते रहे, कहे मुझे याद नहीं आ रहा है ये उस उपनिषद में है, तुम्हें याद है? कहा कि जी। कहा हाँ, भाषा तो वही सी ही है। और वो लेख उन्होंने पास कर दिया, वो लेख छप गया। लेकिन ऐसा विद्वान और आदमी, व्युत्पन्न मति का, यहाँ पर 30 साल की उम्र में इसी शहर में 80 नदी के किनारे मरा, और उसके अपने कफन दफन के लिए भी उसके पास कपड़ा नहीं था, पैसा नहीं था। बहुत मुश्किल से लोगों ने चंदा करके, शायद काशी पत्रकार संघ ने भी चंदा दे करके, और उनके कफन दफन की व्यवस्था की। तो ये तो ईश दत्त शास्त्री हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, जिनको जाने की जरूरत नहीं है आज के समय में। आज जो राजनीतिक स्थिति है उसमें तो एक ही, हाँ, ब्रह्मदत्त, तमाम लोग हैं, पांडे जी, छविनाथ पांडे क्या है। इस पर एक कोई किताब का कोई संकलन आ जाए अगर? नहीं, संकलन ताकि तो हम लोग, भी चाहते हैं। 12-13 लोगों पर हमने इस तरह से लिखा है। हाँ, अब ताकि देखिए लोगों वो को जानकारी मिलती रहे। समय अगर जी। हुआ ठीक, तो अगर प्रकाशन की व्यवस्था हो जाएगी तो छप जाएगी किताब ये भी। बहुत सही बात, बहुत अद्भुत बात आपने बताई।
कि ऐसे ऐसे लोग काशी के अंदर आए और ऐसी ऐसी पत्रकारिता और उनके लेखनी में इतनी शक्ति और इतने ओजस्वी लोग इस काशी की धरती पर रहे। एक प्रश्न हमारा, एक प्रश्न अंतिम है कि कल की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में थोड़ा बहुत क्या अंतर आप देखते हैं और क्या संदेश आप देना चाहते हैं युवा पत्रकारों को? ये आपने थोड़ा सा वर्तमान से जोड़ दिया। हमें लगता है कि जो पत्रकारिता, जो जिन लोगों का नाम हमने लिया, ईश दत्त शास्त्री और ये तमाम लोगों का सत्यनारायण, छविनाथ पांडे और इन लोगों का नाम ले रहे हैं, तो शायद हम लगता है कि शायद हम लोग उस दौर के या उनके मिशन को ध्यान में रख करके काम करने वाले शायद हम लोग अंतिम बचे थे। और आज का जो दौर है, अब कोई मिशन नहीं है। आप आज भक्ति का युग है और पूरी पत्रकारिता उसी दौर में चल रही है, खाली गुणानुवाद करने में। तो पत्रकारिता व्यक्ति का गुणानुवाद नहीं करती है। पत्रकारिता अगर गुणानुवाद करती है तो समाज का, वो उत्तरदायी है समाज के लिए, वो उत्तरदायी किसी सत्ता के लिए नहीं है। किसी हमारी जिम्मेदारी जनता है और हम जनता के लिए लिखते हैं। अगर हम सत्ता के लिए लिखें तो हम नारद हो सकते हैं, हम पत्रकार नहीं हो सकते। हम नारद हो सकते हैं कि जब वो खाली भगवान विष्णु को रिपोर्टिंग करने के लिए उनका काम हो रहा था, तो हम नारद हो सकते हैं, लेकिन हम पत्रकार नहीं हो सकते। और अब इससे ज्यादा और हम क्या बोलें इसमें। नहीं, युवा और पत्रकारों को आज जो है एक सबसे बड़ी मैसेज, दिक्कत है संदेश कि युवा पत्रकारों को आप दें। कुछ जानने की प्रवृत्ति बहुत नहीं है। उन्हें लगता है कि सब झूठे, हम क्यों इसमें मेहनत करें, क्यों इतना काम करें, क्या जरूरत है, हमारा काम तो इतने से ही चल जा रहा है, हमारा हर काम तो यही हो जा रहा है। गूगल से हो जाएगा। नहीं, गूगल नहीं, गूगल से भी नहीं काम हो रहा है, गूगल भी नहीं। वो तो जो खाली सुने हाँ ये हो गया। हमारे यहाँ जब हम स्वतंत्र भारत में थे तो हमने जो उस समय के यहाँ के जो सायंकालीन अखबार थे, वो सुबह के अखबारों के लिए एक तरह से वो न्यूज सेटर होते रहे। जिस तरह की खबरें छप गई हैं, सुबह वाले भी वही पहले सुबह वाले न्यूज सेटर होते रहे, क्योंकि उसमें सीनियर जर्नलिस्ट बहुत लोग होते रहे, बहुत, तो वो उलट गया था। हमने पहला काम किया कि रिपोर्टिंग टेबल पर अगर सायंकालीन अखबार है तो उसको नहीं आने देंगे। आप अपना समाचार लिख लीजिए, आप अपना काम पूरा कर लिए, आप जाके खूब पढ़िए, में नहीं दिक्कत है। लेकिन वो हमारी न्यूज के ट्रेंड को सेट करे दूसरे अखबार, और वो हम नहीं बर्दाश्त करते। ये बड़ी बात है। तो हमने हटा दिया था कि नहीं, ये अखबार नहीं आएगा टेबल पर। तो ये हमें अब आज तो कौन सेट कर रहा है, क्या हो रहा है, अब तो अखबारों की पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है। हमारे यहाँ जो अखबार है वो आता है, देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है, शायद ही इसको उलट पलट ले। अब तो लड़के भी हम देखते हैं तो लोग दुखी हैं, नहीं करते। आम आदमी दुखी है आज की पत्रकारिता से। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये उपलब्धि है उनकी, तो अब इससे ज्यादा इस पर क्या बोले। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना कीमती वक्त हमको दिया, हमारे चैनल को दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। अभी पीछे कमरा देखेंगे।